ओके, स्टार्टिंग विद नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्ट्रिंग्स। सो हमने एरेज का कंसेप्ट देखा है। स्ट्रिंग में हम वही यूज़ करेंगे व्हाइल स्टोरिंग इट इन मेमोरी। सो बेसिकली स्ट्रिंग्स आर नथिंग बट एरे ऑफ कैरेक्टर्स। एरे ऑफ कैरेक्टर्स इसके लिए बोलते हैं क्योंकि जब भी मेमोरी में कोई भी स्ट्रिंग आता है स्टोर करने के लिए तो वो वन लेटर एट अ लोकेशन स्टोर होता है, जस्ट लाइक एरेज। जैसे एरेज में हम कंटिन्यूसली वैल्यू स्टोर करते हैं, सिमिलरली स्ट्रिंग को भी हम वन बाय वन लेटर कंटिन्यूसली स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एरेज। So strings are nothing but basically array of characters. Again, as I mentioned before, every string ends with a null character. This symbol is for null character, that is backslash and zero. ये compiler को indicate करता है कि particular string यहाँ पे खत्म हो रहा है. So as a user you can pass that null character at the end, and if not the compiler automatically appends it at the end, so that it can differentiate between different strings available in memory. ये रहा सिंटैक्स, डेटा टाइप, स्ट्रिंग नेम एंड उसका साइज। तो डेटा टाइप स्ट्रिंग के लिए हमेशा कैरेक्टर ही आएगा, नाम स्ट्रिंग का हम कुछ भी दे सकते हैं, एंड साइज ऑफ 20। so character name of 20, it defines that we are defining an array for strings. ये रहा declaration. When I say character s of 5, which means in memory there are 5 locations starting from 0 to 4. So all these concepts go similar to arrays, just that instead of numericals over here हम यहाँ पे alphabets या characters store करेंगे. Initialization of string. अब string को हम values कैसे pass कर सकते हैं, उसके ये 4 technique है. Either of the technique is suitable for passing it to the string. Please go through it. बट जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है वो ये है कि हम इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन ऐसे करते हैं. सो इफ़ आई एम मेकिंग एन array s of character type which is maximum holding 10 values, and I'm assigning a particular string to it, so that string in memory is stored like this. So because it is of 10 characters, out of which we are storing 1 2 and 3, और by default last में null, so total 4 locations use करेगा 10 में से. तो starting from 0, so it is RAM, and last में null store कर रहा है, इसके लिए 4. So starting from 0 to 3, it has occupied 4 locations. So this is how string is declared, initialized and stored in memory. Now reading strings. जैसे नॉर्मली हम बाकी के वैल्यूज एक्सेप्ट करते हैं printf एंड scanf से, वैसे स्ट्रिंग्स के लिए भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इस प्रोग्राम में मैंने एक कैरेक्टर एरे डिफाइन किया है जिसका नाम है नेम, विच इज़ ऑफ मैक्सिमम साइज 20. तो यहाँ पे printf एंटर नेम, लेट्स से आई एम एंटरिंग थॉमस जैक्सन. scanf %s एंड नेम. %s इसके लिए क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, एंड नेम मतलब नेम को वैल्यू असाइन हो जाएगा. बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जब भी इस प्रिंटफ में योर नेम इज टाइप करोगे तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थॉमस आउटपुट आएगा, जैक्सन नहीं आएगा. उसका रीज़न ये है कि scanf विल रीड द स्ट्रिंग ओनली टिल इट एनकाउंटर्स अ वाइट स्पेस. तो वाइट स्पेस एनकाउंटर किया मतलब scanf को लगेगा कि वो स्ट्रिंग ख़त्म हो चुका है. So in short what I'm telling is scanf does not recognizes the white space between the strings. So it is better to use another function that will help us get the entire string and print the entire string. So that function is nothing but the gets function. So if you go through this program, it is the same program. The only difference is that यहाँ पे printf के बाद scanf के जगह पे हमने gets यूज़ किया है. gets का मतलब होता है get string. So ये क्या करेगा, जो string हमने पास किया है थॉमस जैक्सन इंक्लूडिंग वाइट स्पेस, वो पूरा का पूरा string एक्सेप्ट करेगा, नेम वाले वेरिएबल में स्टोर करेगा. एंड इवन वाइल प्रिंटिंग वी विल यूज पुट्स, मतलब पुट स्ट्रिंग, विच मीन्स इंक्लूडिंग वाइट स्पेसेस, वो पूरा का पूरा स्ट्रिंग जो यूज़र ने इनपुट दिया है वो वहाँ पे डिस्प्ले करेगा. So the new functions you need to remember for string is gets and puts. Gets for accepting the characters, puts for printing the value stored in the variable. बाकी के नॉर्मल स्टेटमेंट जो भी रहेंगे प्रिंट करने के लिए वो हम प्रिंटफ से ही यूज़ करेंगे. यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल हमने लिया है जहाँ से वी आर एक्सेप्टिंग अ स्ट्रिंग फ्रॉम द यूज़र एंड वी आर डिस्प्लेइंग इट यूजिंग अ फंक्शन. जैसे हमने कहा है कि इवन स्ट्रिंग्स हम फंक्शन को पास कर सकते हैं. प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि फंक्शंस काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है. सो इट कैन एक्सेप्ट एरेज एज वेल एज इट कैन एक्सेप्ट स्ट्रिंग्स. सो ओवर हियर
I have declared a function display which is accepting a character of array strings. So int main यहाँ पे मैंने character str of 50 यानी str मेरा array का नाम है, which means ये array में मैं string store करने वाली हूँ. printf enter string, तो यहाँ पे मैंने एक string पास किया है. gets str मतलब str में ये जो input मैंने पास किया है वो store हो जाएगा. So this function is for accepting the string from the user. Now display str, display is nothing but our function, user defined function जो हमने बनाया है. So whenever this line is executed, it is a function call. So control सीधा यहाँ से यहाँ jump हो जाएगा. So display character string, तो हमने string ही पास किया है. यहाँ पे ये लाइन बताता है कि कोई स्ट्रिंग इनपुट आने वाला है जिसको एक्सेप्ट करना है. तो यहाँ पे भी हमने स्ट्रिंग ही पास किया है क्योंकि str में हमने यूज़र ने जो स्ट्रिंग भेजा है वो स्टोर किया है. सो डिस्प्ले कॉल होने के बाद printf स्ट्रिंग आउटपुट puts str, जैसे पिछले प्रोग्राम में देखा था कि गेट्स अगर स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है तो puts फंक्शन स्ट्रिंग को डिस्प्ले करता है. सो डिस्प्ले puts स्ट्रिंग. ऐसा नॉर्मल printf से भी हम कर सकते हैं, बट ये सिर्फ बताना था कि स्ट्रिंग्स और फंक्शंस का कनेक्शन क्या है, यानी किसी भी फंक्शन में हम स्ट्रिंग कैसे पास कर सकते हैं. सो दैट इज़ द होल मोटो ऑफ दिस प्रोग्राम.